नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एज में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 181 से लेकर के 210 नंबर तक के क्वेश्चन। इससे पहले 180 क्वेश्चन कवर करा दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। और ये हम कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। तो यदि आप MP टेट, सी टेट, KVS कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये आपको काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है वीडियो नंबर 13। 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको बताना है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने से नहीं होता, ये अपने खतरे हैं, बिल्कुल सही, ये तो सही बात है। विकास की सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। विकास उकसाने से नहीं होता, ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो है कथन सत्य नहीं है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? तनाव और क्रोध की अवस्था होती है किशोर अवस्था। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब मानव विकास को कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है ये आपको बताना है। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो बाल विकास की माने तो जब हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे होते हैं तो आपको उस हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, उसमें अध्यात्म विकास की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। इसमें भी आध्यात्मिक कट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक। ठीक है, ये दो पॉइंट मिल रहे हैं, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इन चारों चीजों की बात की जाती है मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक। ये दोनों आपके मानसिक विकास से संबंधित है। ठीक है, संवेगात्मक जो है व्यवहार में परिवर्तन, और शारीरिक विकास तो है ही, शारीरिक विकास वृद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर बन रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें तो कथन ही गायब है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार कौन सा सिद्धांत कहता है? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, विकास के जो सिद्धांत हैं उनमें से प्रश्न पूछा गया है। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है जो बालक का विकास होता है, जो भ्रूण अवस्था से लेके मृत्यु तक जो है व्यक्ति का जो है विकास चलता रहता है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है, कौन सा है? सामाजिक अनुमोदन, सानिध्य की आवश्यकता। देखिए, सानिध्य की आवश्यकता होती है बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को। संवेगात्मक सुरक्षा की भी जरूरत है, सामाजिक अनुमोदन, या फिर शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो ये तीनों जो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए है। ये इसका संबंध मनोविज्ञान से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? अनुवांशिकता क्या है? स्थिर होती है। अनुवांशिकता क्या है? जो हमारे पूर्वजों से, माता पिता से बालक को जो गुण प्राप्त होते हैं उसको हम बोलते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, तो ये क्या है? एक स्थिर चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो ये भ्रूण अवस्था, जो बच्चे का जन्म होता है उसका जो है प्रक्रिया है। ठीक है, भ्रूण में जो बालक बनता है, जो बच्चा बनता है, उसका ये क्रम है। तो बताना है आपको कौन सा क्रम सही है। पहले अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, या फिर युग्मनज। नहीं, ये नहीं है। ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या है? डी, अंडाणु, शुक्राणु। ठीक है, इनका निषेचन होगा तो युग्मनज बनेगा, और इसके बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यक्तित्व स्थायी समायोजन पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या उपरोक्त सभी। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन क्या है? जब हम तीनों चीजों से समायोजन करते हैं उसको हम व्यक्तित्व स्थायी समायोजन बोलेंगे। पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी, प्रकृति के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? शारीरिक विकास, वातावरण। ठीक है, तो वातावरण से क्या शारीरिक विकास होता है? नहीं। संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता।
सामाजिक विकास, वातावरण। ठीक है, वातावरण से देखिए सामाजिक विकास होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सही नहीं लगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सामाजिक विकास कब होगा? वातावरण से। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था एरिक एरिक्सन ने। सॉरी सॉरी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, क्रियाकलाप या परिपक्वन? तो भाषा, सामाजिक अनुभव और क्रियाकलाप, ये तीनों जो है प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि परिपक्वन जो है पियाजे ने इसकी कभी बात ही नहीं की। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम नवीन जानकारी शामिल करते हैं और अनुभव से कुछ सीखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आत्मसातकरण। ऑप्शन नंबर ए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मूल कारण क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास के मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, संतुलन, उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन या फिर मानसिक प्रारूपों का समायोजन। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है मानसिक प्रारूपों का समायोजन इसका आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें क्या सम्मिलित नहीं होगा? ऑप्शन देखते हैं। गृह कार्य प्रदान करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, ये तो शामिल है, ये बिल्कुल सही है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी सही है। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही है। मतलब गृह कार्य प्रदान करना जो है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। जब भी आप बाल विकास के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आंसर जो है ऐसे देना है कि किसी भी परिस्थिति में बालक का अहित ना हो। ठीक है, बालक के हित में ही आपको सोचना है, तभी आपका आंसर सही होगा। आप ये ट्राई करके देखें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है सही होने लगेंगे। जैसे इसमें देखिए गृह कार्य प्रदान करना, तो बालक के हित में उतना नहीं है, तो आप बालक के तरफ से सोचिए। तो ये देखिए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल सही लग रहा है। अनुभव को प्राथमिकता देना, ये भी सही। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ाना, ये भी सही है। गृह कार्य नहीं देना है, उससे बर्डन आएगा बच्चों पे। ठीक है, उपस्थिति में कमी आ सकती है ना, लोड लेंगे, मानसिक जो है उनको तनाव हो सकता है, इसलिए हम गृह कार्य से उसको बचाएंगे। समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रियाएं। तो सामान्यीकरण, शिक्षा की मुख्य धारा, ये तो है, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। संस्था रहित शिक्षा, ये भी सही है। सामान्यीकरण, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा क्या है? जो हमारे समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, या फिर समाज, हम बात करें समाज में जो सभी वर्ग हैं, तो सभी को जो है एक बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, अब उसमें दिव्यांग बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें समावेशी शिक्षा में ये है कि आपको सभी वर्गों को एक साथ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना है, यही है समावेशी शिक्षा। तो आगे बढ़ते हैं। समावेशित शिक्षा किस ओर इंगित करती है? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा, सामान्य बच्चों व विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य एवं भिन्न बच्चों के लिए पृथक नहीं करना है, एक ही स्कूल में देना है। सभी बच्चों के लिए एक समान सुविधा सुविधा देखिए इसमें आपको आंसर ऐसे लगेंगे कि सारे आंसर हैं। ठीक है, अब देखिए एक समान सुविधा, ये भी लग रहा है। सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण, ये भी लग रहा है। लेकिन इसमें देखिए ये बिल्कुल सटीक आंसर बैठ रहा है, जो डिफरेंशिएट कर रहा है। इसमें जो है अलग ही बता रहा है क्वेश्चन, जो मतलब क्लियर कर रहा है कि समान भी बच्चे हैं वहां पे और विशिष्ट बच्चे भी हैं, विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल है। तो ठीक है, तो इसमें जो क्लियर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ज्यादा अच्छा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसमें हम। अधिगम नियोग्यता, नियोग्यता का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? अब अधिगम नियोग्यता का लक्षण क्या है? भागने की प्रवृत्ति, अशांत एवं ऊर्जावान, अभिप्रेरणा का अभाव, अवधान संबंधी विकार। इसका क्या है? अभिप्रेरणा का अभाव।
ऐसी अधिगम आसक्तता वाले बच्चे जो गणित को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अब कठिनाई होती है किसमें? गणित में। इसको हम बोलेंगे डिसकैलकुलिया। नाम से ही स्पष्ट है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, गणना नहीं कर पाते, उसको हम बोलेंगे डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 200 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षकों की डांट से बचने के लिए, अपनी रुचि से, ठीक है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, मतलब बच्चे जो हैं सृजनशील कब बनेंगे? ठीक है, शिक्षक डांटेंगे तब बनेंगे, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में, पुरस्कार से, या फिर अपनी रुचि से। तो इसका आंसर क्या बनेगा? अपनी रुचि से करेंगे। जब कोई वो चीज किसी गतिविधि में जब वो खुद इंटरेस्टेड होंगे, तब वे जो है इनोवेटिव बनेंगे या सृजनशील बनेंगे। 201 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सीखने का है? अब सीखने का कौन सा क्षेत्र है? व्यवसायिक, भावात्मक, अध्यात्मक या अनुभाविक? तो अधिगम का मतलब ही है अनुभव के बाद जो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, उसको हम बोलते हैं सीखना या अधिगम करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुभाविक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन का प्रयोजन है। आकलन मतलब मूल्यांकन करना, जो सीख रहा है बच्चा उसका, उसको चेक करना, कितना सीखा कितना नहीं सीखा, फिर उसमें सुधार करना, उसको बोलते हैं हम आकलन। सीखने तथा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना, स्कूल के विभिन्न चरणों हेतु तय किए गए लक्ष्यों को छोड़ना, ये नहीं होगा। शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को छोड़कर शिक्षण प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए मैंने बोला था बच्चों को नहीं छोड़ना, तो शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को छोड़ दिया यहाँ, मतलब ये नहीं होगा। शिक्षार्थियों का नियमित परीक्षण करना, ये भी नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में। तो आकलन में हम सिर्फ बच्चे का आकलन नहीं कर रहे होते हैं, जो बच्चा सीख रहा है उसके साथ जो सिखा रहा है, सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया में कि कहाँ पे कमी हो रही, उसको सुधार करना आकलन कहलाता है। ठीक है, तो सिर्फ बच्चे का यहाँ पे आकलन नहीं हो रहा है, ये एक शिक्षक का भी आकलन हो रहा है कि आपकी जो शिक्षण विधि है उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है ताकि बच्चे इसमें इम्प्रूव करें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर है 203, ठीक है, इसका थोड़ा सिस्टम से बिगड़ गया। ऐसे शिक्षार्थी जिनकी बुद्धि प्रकार की होती है, ऐसे शिक्षार्थी जिनकी बुद्धि प्रकार की होती है, ज्यादातर वे भविष्य में बुद्धि जो है अमूर्त प्रकार की, ठीक है, यहाँ पे अमूर्त लिख लेना। ऐसे शिक्षार्थी जिनकी बुद्धि अमूर्त प्रकार की होती है, ज्यादातर वे भविष्य में वकील, डॉक्टर, दार्शनिक होते हैं। ठीक है, तो कौन सी बुद्धि होती है? ऐसे शिक्षार्थी जिनकी बुद्धि किस प्रकार की होती है कि वे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक बनते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अमूर्त प्रकार की बुद्धि जिनकी होती है वे भविष्य में वकील, डॉक्टर और दार्शनिक बनते। एक बालक पेन को, ठीक है, PEN को उल्टा लिख रहा है NEP, ठीक है, तो यह बालक किस समस्या से ग्रस्त है? तो लिखने में जो गलती कर रहा है या उसको दिक्कत हो रही, तो उसको क्या करें? डिसकैलकुलिया भी पढ़ा था हमने गणना में, मतलब गणित में जो है दिक्कत हो रही उसको, और पेन को नैप लिख रहा मतलब डिसग्राफिया है। ठीक है, लिखने में ग्राफ मतलब होता है लिखना, तो डिसग्राफिया मतलब लिखावट में गलती करना। एक शिक्षक के लिए बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है। अब एक शिक्षक के लिए बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसकी सहायता से वह क्या कर सकता है? शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करता है। शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर की जानकारी प्राप्त होती है? नहीं। शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि से भी लेना देना नहीं हमें। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करता है। तो जहां आप ऐसे वर्ड मिलेंगे ना आपको, पॉइंट टू पॉइंट बात करें जहां पे सटीक, वो आंसर लगाना है। अब शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, ठीक है, बच्चे, बालक, उनकी जो अधिगम शैली है कि भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करता। सारे बच्चे जो हैं अलग अलग हैं, सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, हर बच्चा अलग है। उसकी जो उसको कैसे पढ़ाया जाए, कौन सी अधिगम शैली से पढ़ाया जाए, इसका ज्ञान हो सकेगा यदि हम बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है।
अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट होता है, यह कथन दर्शाता है। अब स्वयं में विशिष्ट मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता को, ठीक है, हर बच्चा अलग है, यूनिक है, सबकी अलग विशेषताएं हैं, तो ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना और परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का साथ करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता क्या कहलाती है? तनाव। संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना, जब संतुलन नष्ट हो जाएगा तो हमें तनाव आएगा, सीधी सी बात है। चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण है। चिंतन युक्त, चिंतन मतलब सोचना किसी बारे में, ठीक है, उसके बारे में थिंकिंग, उसको बोलेंगे चिंतन। दो या दो से अधिक अनुक्रिया का उपस्थित होना, किसी समस्या के समाधान की दशा उपस्थित होना, भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को पहचानने की योग्यता होना, वांछित अनुक्रियाओं का संबंध उत्तेजना अनुक्रिया से होना। तो चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण क्या है? भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को पहचानने की, किसी समस्या के समाधान की दशा उपस्थित होना, ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के बाह्य तथा व्यक्तिक कारक अधिगम प्रक्रिया को संचालित तथा संपादित करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कारक व्यक्तिक नहीं है? ठीक है, अभ्यास आदत, हाँ ये तो सही है। क्रिया का समय, बिल्कुल सही। शारीरिक थकान, ये भी सही। साफ सफाई जो बाह्य कारक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो आगे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कर रहे होंगे 211 से लेकर के 240 तक के क्वेश्चंस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।